कोशिश ये करना है कि पहले 10 मार्क वाला क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। जो मैं असाइनमेंट दूंगा आपको उसमें 10 मार्कर क्वेश्चन ही ज्यादा रहेगा, जिसको आप 250 से 300 वर्ड में लिखिए। अभी शुरुआत के लिए आंसर राइटिंग के लिए वर्ड लिमिट का बहुत ज्यादा चिंता नहीं कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है उस वर्ड लिमिट में आप लिख सकते हैं। आंसर लिखते समय एक चीज का ध्यान रखना है हमेशा, वो चीज मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि शुरू से उसको आप हैबिट बनाइए कि जब आप आंसर लिख रहे हो उस समय किसी भी सोर्स को ना देखें, सोर्सेस को ना देखें, आंसर को कंप्लीटली अपने मेमोरी के बेसिस पे लिखिए। जो भी आपको याद आ रहा है उसके बेसिस पे आप आंसर लिखिए, क्योंकि उस समय अगर आप कोई सोर्स को देख लेंगे जब आप आंसर लिख रहे होते हैं तो एक गलत तरीके का हैबिट क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि जब आप आंसर लिख रहे हैं और किसी मोमेंट में मान लीजिए आपको इंट्रो लिखना नहीं आ रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, दिमाग पे जोर डालिए। ये नहीं कि किसी सोर्स में खोल करके एक अच्छा सा इंट्रो हमने देख लिया गूगल पे, या अपने नोट्स में एक अच्छा इंट्रो देख लिया, या फिर मॉडल आंसर देख लिया। ये मत करिएगा। जब भी आप करिए तो इंट्रोडक्शन लिखने से पहले मान लीजिए आपको याद नहीं आ रहा है तो दिमाग से पूरा जोर लगाइए कि क्या लिखना चाहिए था, और तभी जाकर के आपको जो चैलेंजेस आता है आंसर राइटिंग में, उससे लड़ने का एक समझ डेवलप हो पाएगा, एक आपके अंदर एक इच्छा डेवलप हो पाएगा पहले उसके में। तो कभी भी आंसर लिखने के समय कोई सोर्स नहीं देखिए। मान लीजिए कि आपके सामने इंडस्ट्रियल पॉलिसी के 7 क्वेश्चन है, तो ज्यादा से ज्यादा शुरुआत के लिए मैं ये बता दे रहा हूं कि पहले आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी का सारा नोट्स कंटेंट वगैरह पढ़ लीजिए, और उससे आप दिमाग में अपना आकलन कर लीजिए कि क्या हमें करना है, किस तरह का हम आंसर्स लिख सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, पहले रिवाइज फिर सॉल्व। ये आपको अलाउड है, शुरुआत के समय में कर सकते हैं आप, एक अच्छा प्रैक्टिस बन जाएगा। एनीवे, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कितने टाइप का इंट्रो होता है और किन क्वेश्चंस में कैसा इंट्रोडक्शन हमें लिखना चाहिए। तो मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपके साथ यहाँ लेकर के आया हूँ। जैसे पहला जो इंट्रो है वो सबसे आसान कैटेगरी का इंट्रो है, जिसके अंदर आपको डेफिनेशन बेस्ड इंट्रो लिखने का जरूरत पड़ सकता है। ये किस तरह के क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगा, जब भी सवाल के अंदर में कोई कंसेप्ट हो, सवाल के अंदर में कोई ऐसा टॉपिक हो जिसके अंदर डेफिनेशन लिखने का जब स्कोप बनता हो, तब आप डेफिनेशन बेस्ड इंट्रो लिख सकते हैं। उसी तरह का दूसरा इंट्रो जो है वो है कंटेक्चुअल इंट्रो। जब कोई कंटेक्स्ट दे रहा हो, मैं एग्जांपल्स के साथ आगे दिखाता हूं, पहले एक एग्जांपल देखते हैं कि डेफिनेशन बेस्ड इंट्रो के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले कि इसको कहां यूज करें, जब कोई कंसेप्ट हो या डिस्क्रिप्शन बेस्ड टाइप का क्वेश्चन हो जिसके अंदर आपको डेफिनेशन लिखने का स्कोप हो रहा हो, तब आप लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडस्ट्रियल पॉलिसी, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स। आप इंडस्ट्रियल औद्योगिक नीति से आप क्या समझते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स का आप चर्चा कीजिए। डिस्कस करने का मतलब होता है चर्चा करना, इसके ऑब्जेक्टिव्स का आप चर्चा कीजिए। अब यहाँ क्या है, थोड़ा सा आपको ये ऐसा जगह मिल जाएगा जहां पर आप थोड़ा सा डेफिनेशन जैसा लिख सकते हैं। और डेफिनेशन क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का अपना कोई डेफिनेशन ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन जो बनाया हुआ डेफिनेशन है उसको आप यहाँ पे असेंबल करके लिख सकते हैं। औद्योगिक नीति एक ऐसी नीति है जिसके अंदर सिर्फ उद्योग के अंदर क्या करना है उतना ही नहीं होता है, और भी काफी सारी चीजें होता है कंसीडर करना। इसके अंदर लेबर का पॉलिसी भी लिखा होता है, जिसके अंदर किस तरह से आगे का गोल सेटअप होगा वो भी लिखा होता है। तो एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है। इस तरह से बना के आप एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। ध्यान यही रखना है कि कुछ ना कुछ कंसेप्ट वहां पे होना चाहिए, उसी को आप डिस्क्राइब कर पाएंगे। कंसेप्ट नहीं होगा तो डिफाइन नहीं कर पाएंगे। एक और एग्जांपल है, जैसे यहाँ डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, या फिर क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी इन इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जुड़ करके कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या नीति अपनाएगा, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को आप डिफाइन कर सकते हैं। कोई ना कोई कंसेप्ट होना चाहिए, या फिर डायरेक्ट एक क्वेश्चन होना चाहिए डिफाइन। तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस में डेफिनेशन बेस्ड इंट्रो वहां यूज करें जहां पर एक कंसेप्ट आपको डायरेक्टली दिया होगा। जीएस में भी वही करना है, जनरल स्टडीज में, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, एनवायरमेंटल साइंस हो, कोई भी टॉपिक हो, वहां पर अगर आपको कोई कंसेप्ट दे रहा है उसको डिफाइन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा ये सब अननेसेसरी यूज ना करें, क्योंकि डिफिनेशन बेस्ड इंट्रो जो बड़ा जेनरिक इंट्रो होता है, ठीक है, सबसे आसान तो पड़ता है, लेकिन वो एक जेनरिक इंट्रो है, उसमें उतना अच्छा नंबर लाने का स्कोप नहीं। तो इसको तभी यूज करें जहां पर कोई आपको कंसेप्ट देखने को मौका मिलता है। तो पहले हमने देखा डिफिनेशन बेस्ड, ये कुछ एग्जांपल्स दिखा हुआ कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेफर्स टू गवर्नमेंट एफर्ट्स, ये सारी चीजें वो लिखा हुआ है एग्जांपल्स। दूसरा जो इंट्रो है वो कंटेक्चुअल इंट्रो है। इस तरह का इंट्रो आप तभी लिखें
जब कोई ना कोई कंटेक्स्ट आपको दिया हो, जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए कि जब कोई रीसेंट कोई घटना से जब जुड़ता है ये क्वेश्चन, या रीसेंट कोई पॉलिसी शिफ्ट या करंट अफेयर, उसका जब जिक्र हो रहा हो क्वेश्चन में, उस जगह पे आप कंटेक्चुअल इंट्रो उसी कंटेक्स्ट में दीजिए जिस कंटेक्स्ट का यहाँ पे जिक्र है, जिस घटना का यहाँ पे जिक्र होगा या जिस करंट अफेयर का यहाँ पे जिक्र होगा, इसी के संदर्भ में आप स्टार्ट कर सकते हैं इंट्रो में। एग्जाम्पल देखिए, जैसे इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ऑन इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब देखिए यहां पर एक घटना दे रही है कि इंडिया के इंडस्ट्रियल ग्रोथ में क्या चीजें हैं और पीएलआई स्कीम के बारे में लिखना है। तो कंटेक्स्ट क्या बन रहा है? इंडिया का इंडस्ट्रियल ग्रोथ। पीएलआई स्कीम और भी किसी कंटेक्स्ट में आ सकता था, लेकिन यहां जो कंटेक्स्ट मेंशन किया गया है वो भारत का इंडस्ट्रियल ग्रोथ मेंशन किया गया है। तो आप जब भी स्टार्ट करें तो किसी न किसी कंटेक्स्ट के साथ स्टार्ट करें। कंटेक्स्ट का मतलब इन द सेंस एग्जांपल में कैसे लिख सकते हैं आप यहाँ पर कि पीएलआई स्कीम आने के बाद, ये स्कीम आने के बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है कितना हद तक बढ़ चुका है। तो आप एक आंकड़ा दे दें, यहाँ पे एक डेटा दे दें थोड़ा सा कि ये लगभग 17% से बढ़ करके थोड़ा सा इतना हो गया है, या फिर 17% से बढ़ रहा है। इस तरह का आंकड़ा आप वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं। कंटेक्स्ट क्या रहेगा? कंटेक्स्ट रहेगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो पीएलआई स्कीम किसके कंटेक्स्ट में आप बता रहे हैं इंट्रोडक्शन में? वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के कंटेक्स्ट में आप बता रहे हैं। उसी तरह एक दूसरा एग्जांपल भी कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत एनालाइज द शिफ्ट इन इंडियाज इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी। कि आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में, क्वेश्चन हिंदी में मैं समझा दे रहा हूं, आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में ये जो इंडिया का इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी है, इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी का मतलब है जो औद्योगिक यहाँ पर हम लोग स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, उसके अंदर उसका विश्लेषण आप करिए उसके संदर्भ में आत्मनिर्भर। तो यहां तो डायरेक्ट दे दिया कि आपको आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में लिखना है। तो इंट्रो लिखिए तो वहां आत्मनिर्भर भारत आना चाहिए, उसका कंटेक्स्ट आना चाहिए। कंटेक्स्ट मतलब होता है उसका संदर्भ आना चाहिए। ठीक है, ये डेफिनेशन बेस्ड इंट्रो ये सब नहीं है, संदर्भ वाला इंट्रो है। तो आप जब भी यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना होगा कि भारत का जो इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी है उसमें जो आने वाला शिफ्ट है या उसमें आने वाला जो ट्विस्ट एंड टर्न है उसको आप बताइए, लेकिन वहां मेंशन कीजिए कि आत्मनिर्भर भारत आने से क्या हुआ है। एक और एग्जांपल है कि डिस्कस हाउ रिसेंट इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स रिफ्लेक्ट ए मूव टुवर्ड परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव। यहां फिर से एक संदर्भ दिया हुआ है कि जो भी भारत का अभी हाल फिलहाल में किया गया सुधारवादी कदम है इंडस्ट्रीज में, वो कैसे यहाँ पर एक परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब हिंदी में आप जो भी अपना इसको कर लीजिएगा, सेम चीज है, आसान सा चीज है। तो यहाँ भी संदर्भ आ रहा है परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स और वो चीज। तो जब भी आप कोई ऐसा इंट्रो लिखें जहां पर कोई कंटेक्स्ट दिया हो क्वेश्चन में, तो वहां पर कंटेक्चुअल इंट्रो ही आपको देना होगा, उसी के संदर्भ में लिखना होगा, है ना। इंट्रोडक्शन में सिर्फ डिफिनेशन या बैकग्राउंड पीछे का लिखने से, ऐतिहासिक इवोल्यूशन लिखने से, उन सब चीजों से यहाँ काम नहीं बनेगा। इंट्रोडक्शन में जो भी यहाँ संदर्भ आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर इंडिया का इंडस्ट्रियल ग्रोथ, आत्मनिर्भर भारत, यहाँ पर मान लीजिए कि परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, ये सब सारे संदर्भ हैं, वो मेंशन होने चाहिए इंट्रोडक्शन में, उसी संदर्भ से आप शुरुआत कीजिए। तो ये हो गया दूसरा। अब एक और तरह का इंट्रो है जिसमें आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन भी लिख सकते हैं। हिस्टोरिकल इंट्रो, जब भी इंट्रो के अंदर ऐसा मौका आए जहां पर कुछ इवोल्यूशन के बारे में, जहां पर कुछ सुझाव माने चेंजेस के बारे में बताया जाए, तो उसका आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिख सकते हैं। उसके लिए जो एग्जाम्पल है इसको आप कर सकते हैं, या तो हिस्टोरिकल नाम रख लीजिए या बैकग्राउंड बेस्ड इंट्रोडक्शन आप कर लीजिए। बैकग्राउंड बेस्ड इंट्रोडक्शन, या तो उसका इतिहास बता दीजिए या फिर आप उसका बैकग्राउंड बता दीजिए। वो कब करना है कि जब क्वेश्चन में किसी तरह का इवोल्यूशन हो, माने चेंज हो रहा है, जब वो किसी भी तरह से डेवलपमेंट, जब उसका बढ़ोतरी हो रहा हो, डेवलपमेंट हो रहा हो समय के, और पॉलिसी ट्रेजेक्ट्री माने किसी भी तरह का शिफ्ट वगैरह दिख रहा हो कि पहले पॉलिसी ऐसा चल रही थी, अब इस नीति में चेंज आ गया है। पहले सरकार ऐसा नीति बना रही थी कि वो ज्यादा रेगुलेशंस करती थी, अब सरकार ऐसी नीति बना रही है कोई ज्यादा फैसिलिटेट कर रही है। तो ये पॉलिसी का ट्रेजेक्ट्री है, रास्ता है कि पहले पॉलिसी ऐसा चलती थी, अब ये पॉलिसी ऐसे मोड़ ले रही है। तो जब भी इस तरीके की बातें हों तो वहां पर आपको ऐतिहासिक या बैकग्राउंड बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कि ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस। तो अब यहां क्या करेंगे आप, इसमें इंट्रोडक्शन में ही लिखेंगे
कि भारत का जो औद्योगिक नीति रहा, क्वेश्चन समझ गए ना, क्वेश्चन हिंदी में ऐसा है कि भारत का जो औद्योगिक नीति है, आजादी के बाद इसके अंदर का जो डेवलपमेंट हुआ है उसका पूरा आप रास्ता बताइए, ट्रेस द इवोल्यूशन। तो वो कैसे चेंज हुआ है? पहले स्टेट कंट्रोल्ड हमारा सारा सिस्टम हुआ करता था, राज्य ही सारे इंडस्ट्रीज पे कंट्रोल बना के रखती थी, और वहां से इवॉल्व होके कहां पहुंच गई 1991 के बाद, जब उदारीकरण का दौर आ गया, लिबरलाइजेशन का दौर आ गया, उसके अंदर प्राइवेट ऑनरशिप या प्राइवेट इंडस्ट्रीज का ज्यादा फ्लरिश होना, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था धीरे धीरे कम हो जाना हुआ। ये जो नीति के अंदर, ये जो रास्ता नीति ने लिया है, इसी रास्ते का आपको वर्णन कर देना है पहले शॉर्ट में, इंट्रोडक्शन में, यानी हिस्ट्री बताना है। तो ये एक हिस्टोरिकल इंटरव्यू है। यहां आप देखेंगे कि कंटेक्स्ट कुछ नहीं है, कंटेक्स्ट बताने का आपको उतना मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि कंटेक्स्ट हमेशा किसी न किसी रिसेंट संदर्भ में आता है। बैकग्राउंड के कंटेक्स्ट में बता सकते हैं, बैकग्राउंड के कंटेक्स्ट में भी, लेकिन ज्यादा कोशिश ये करें कि यहाँ पे थोड़ा सा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन बताया जाए उस चीज का, कि कैसे इनिशियल क्या था और फाइनल क्या हो गया। ये बताने के बाद आप इंट्रो में अपना काम कर सकते हैं। एक दूसरा भी क्वेश्चन है, जो दूसरा है हटके, कंपेयर द फीचर्स ऑफ 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड द पोस्ट 1991 रिफॉर्म्स। 1956 के औद्योगिक नीति का आप कंपैरिजन कीजिए 1991 के बाद जो रिफॉर्म्स आ गए उस वाली नीति से। तो यहां पर कंपैरिजन करना है। अब यहां भी आपको बैकग्राउंड बताने का मौका मिल रहा है। चेंज वो दे रहा है क्वेश्चन के अंदर में, चेंज दे रहा है, इवोल्यूशन दे रहा है, किसी भी तरीके का वो दे रहा है, तो आप यहां पर बैकग्राउंड बेस्ड या हिस्टोरिकल जो इंट्रोडक्शन है वो भी दे सकते हैं। और उसी केस में यहां पर अगर देखें एक और एग्जांपल, हाउ हैज द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन इंडिया चेंज्ड सिंस द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956। कि किस तरह भारत में जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी कंपनियां हैं, जहां पे सरकारी उद्योग होता है, वो कैसे बदलाव, उसके अंदर क्या बदलाव आया है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, माने इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 के बाद से क्या बदलाव उसके अंदर आया है। फिर से वही चीज कि बैकग्राउंड बेस्ड इंट्रो या हिस्टोरिकल इंट्रो। तो आप नोटिस करेंगे कि इस क्वेश्चंस में जहां पर भी क्वेश्चन थोड़ा सा इतिहास या पीछे के रास्ते से जुड़ा है, इवोल्यूशन से जुड़ा है, उस जगह पे आपको उसका हिस्ट्री बता देना चाहिए इंट्रो में। तो हमने 3 तरीके का यहाँ पे इंट्रो देखा, और एक आखिरी तरीके का इंट्रो देख लेते हैं कि किस तरह का इंट्रो आ सकता है। और भी कुछ तरीके का इंट्रो होता है, लेकिन बेसिकली वो जनरल स्टडीज में ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि उसका ट्रेंड उसका बना हुआ है। जैसे एथिक्स का पेपर है, उसके अंदर जो इंट्रो आता है उस तरह का कुछ इंट्रोज भी होते हैं, जिसके अंदर आप फिलोसॉफिकल वगैरह भी कुछ लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी अब एक आता है जहाँ पे कोटेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखने का, ये बड़ा क्या कहें इसको, मैं ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोटेशन बेस्ड इंट्रो भी हम लोग लिखते हैं, ताकि एग्जामिनर का वहां पर ध्यान जाए। तो एक ऐसा केस है जहां पर आप कोटेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहीं पे कोटेशन लिखा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द इंजन ऑफ ग्रोथ। औद्योगिकरण ग्रोथ का इंजन है, एंड दिस कैप्चर्स द विजन। मतलब ये जो ऐसा कोई देखेगा तो वो समझ पाएगा कि जो स्टूडेंट इसको लिख रहा है वो थोड़ा सा मैच्योरिटी के लेवल पे आगे आगे चल रहा है, उसको आइडिया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इसका ग्रोथ का एक इंजन ही होता है, या ग्रोथ का मेन ड्राइवर होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। अगर जैसे मैंने आपको पीछे के क्लासेस में बताया था ना, कि अगर देखना है आपको, चेक करना है कि कौन सा इकोनॉमी ज्यादा वेल डेवलप्ड है, तो उसमें देखिए कि उसके जीडीपी में इंडस्ट्रीज का कितना योगदान है। अगर आपको उसके अंदर एग्रीकल्चर का ज्यादा योगदान दिख रहा है तो वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। लेकिन अगर उस इकोनॉमी में मेजोरिटी में अगर इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है उसके पूरे जीडीपी में, तो इसका मतलब वो पहचान है एक डेवलप्ड इकोनॉमी की। तो खैर, कोटेशन बेस्ड इंट्रो किन किन केसेस में आप यूज कर सकते हैं उसको हम लोग यहां पे समझते हैं। कि जब भी क्वेश्चन के अंदर में कोई फिलोसॉफिकल या थीम दिया हो, तो वहां पे क्वेश्चन माने वहां पर आप क्या कर सकते हैं, एक कोटेशन यूज कर सकते हैं उसी थीम से जुड़ा हुआ। ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उतना कोटेशन याद रखना और खासकर इंडस्ट्री वाले चैप्टर में बड़ा मुश्किल है। एक दो मुश्किल से मिल पाएगा आपको, ठीक है, मुश्किल है, फिर भी रखे रहिए एक आध कोटेशन लिख करके। क्योंकि होगा क्या कि जैसे मान लीजिए आपके सामने 10 क्वेश्चन है, अब किसी एक क्वेश्चन में या मान लीजिए 5 क्वेश्चन में आपने क्या किया कि बैकग्राउंड बताया है, हिस्टोरिकल इंट्रो आपने लिया है, क्योंकि क्वेश्चन का नेचर कुछ वैसा ही था, इवोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन था। तो आपने ज्यादातर क्वेश्चंस में हिस्टोरिकल, कुछ क्वेश्चन में आपने कंटेक्स्ट या करंट अफेयर से जोड़ करके आपने इंट्रो बताया करंट अफेयर से, तो कुछ क्वेश्चंस में आपने मान लीजिए डिफिनेशन बेस्ड बताया,
तो एक आध क्वेश्चन ऐसा जरूर रहेगा उसके अंदर में जहां पर कोई थीम दिया हो। थीम का मतलब ये होता है, यहां देखिए पहले, एग्जामिन द रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अचीविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इन इंडिया। तो यहां पर थीम सस्टेनेबल ग्रोथ है, इंक्लूसिव ग्रोथ है, ये सारे थीम कहलाते हैं, थीम। और इस तरह का थीम जब भी आए तो जैसे आप यहां पर एक कोट यूज कर सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी के लिए बड़ा वो इंपॉर्टेंट कोट हम लोग मान करके चलते हैं कि वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन तो नहीं जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है सस्टेनेबल के लिए, कि वी हैव बोरोड दिस एनवायरमेंट फ्रॉम आवर children, not from our ancestors. We have not inherited this from our ancestors, rather we have borrowed it from our children. मतलब हमने ये जो पर्यावरण है अपने बच्चों से उधार लिया है, ना कि अपने पूर्वजों का विरासत है ये हमारे लिए। ऐसा नहीं कि हमको ये विरासत के तौर पे छोड़ के चले गए हैं पूर्वज हमारे, जिसको हम जैसे मर्जी वैसे यूज करें, कोई नुकसान हो गया या खराब हो गया एनवायरमेंट तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमने अपने बच्चों से उधार लिया है और उनको प्रॉपर ये लौटाना है एनवायरमेंट में। ये सस्टेनेबिलिटी के लिए बड़ा प्रचलित कोट है कि सस्टेनेबिलिटी में हम लोग उधार लेते हैं फ्यूचर जनरेशन से। तो जब भी आप इस तरह का कोट लिखेंगे ना, वो गहराई बताएगा कि आपने किस लेवल पे तैयारी किया है या क्या आपका अंडरस्टैंडिंग है इस पूरे के पूरे पेपर को लेके या इस टॉपिक को लेकर के, वो बताता है। तो उससे आपको नंबर मिलने का संभावना बहुत ज्यादा होगा। तो कई बार हम लोग कोट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब भी कोटेशन आपको लिखना हो तो थीम को पहचानना पड़ेगा। जो भी थीम होगा उसके अनुसार ही आप कोई कोटेशन यहाँ पे लिख पाइएगा। अन्यथा अगर आपको थीम का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है तो इसको आप एक कंटेक्स्ट मान करके कंटेक्चुअल इंट्रो लिख दीजिए, कि इंट्रोडक्शन में बता दीजिए कि जो औद्योगिकीकरण है उसके वजह से कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ रहा है। उसको इंट्रो में ही ये वर्ड आना चाहिए जरूर, है ना, कंटेक्चुअल इंट्रो के लिए। अदरवाइज आपको कोई कोटेशन याद आ रहा तो लिख सकते हैं। जैसे दो चार कोटेशन यहाँ पे है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द इंजन ऑफ ग्रोथ, जो पीछे आपने देखा, या इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमीज। उद्योग जो नया नया इनोवेशन हम लोग करते हैं वो, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुनियादी यहाँ पे सुविधाएं हैं, वो किसी भी मॉडर्न जो मतलब हाल फिलहाल के जो इकोनॉमीज का जितना भी है, मॉडर्न इकोनॉमीज का वो बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। तो ऐसा करके ये भी इंडस्ट्री के पेपर में इसको भी एक कोट माना जाएगा, ये भी एक कोटेशन माना जाएगा। तो भले ये कोटेशन नहीं लग रहा है, लेकिन जब भी इस तरह की बातें आप लिखेंगे ना तो इससे गहराई झलकता है। तो हम लोग अक्सर जो भी फिलोसॉफिकल नेचर का क्वेश्चन है, तो थोड़ा दार्शनिक टाइप का प्रश्न है या फिर किसी उस प्रश्न के अंदर कोई थीम छुपा हुआ है, तो उसको उजागर करने के लिए, उसको और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक थीम का एक कोटेशन का हम लोग यूज करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन किसी लार्जर गोल से जुड़ा हो, जो मैंने आपको पीछे बताया था, लार्जर गोल का मतलब होता है यही सब, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर मान लीजिए कि यहाँ पर और कोई क्वेश्चन इस तरह का नहीं दिख रहा है, स्मार्ट में इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब लार्जर गोल्स है। ठीक है, नीड फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी पोस्ट लिबरलाइजेशन, यहाँ तो कोई लार्जर गोल नहीं है, लेकिन ये सब सारे के सारे एक लार्जर गोल होते हैं। हेल्दी प्लेनेट, वेलबींग ऑफ अर्थ, ये सब लार्जर गोल्स हैं। तो जब भी क्वेश्चन में ही कोई लार्जर गोल दिया हो तो उससे जुड़ा हुआ आप यहाँ पर एक कोटेशन लिख करके अपना शुरुआत कर सकते हैं आंसर का इंट्रोडक्शन में। तो ये 4 तरीका है इंट्रोडक्शन लिखने का, जो आपको इंडस्ट्रियल पेपर में या इंडस्ट्री स्पेसिफिक पेपर में हेल्प करेगा कि हम लोग कैसे कैसे वहां पर इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ठीक है, अगर एक बार में ना समझ में आए तो जैसे वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए आप, इस वाले के इंट्रो में हम लोग को क्या करना था, वहां का नोट्स बना लीजिए, उसको बार बार लिख लीजिए। वैसे अपने साइड से मैं तो क्या करना है वो नोट्स बना करके आपको प्रोवाइड ही कराऊंगा कि हर तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है। एनीवे, तो ये हमने देखा इंट्रोडक्शंस के बारे में। अब आते हैं थोड़ा सा बॉडी को देखते हैं, बॉडी को समझते हैं कि बॉडी का स्ट्रक्चर किस किस टाइप से हो सकता है। जैसे पहला टाइप है जो सबसे बेसिक टाइप है, कि एक बॉडी जब भी आपको लिखना है, जैसे इंट्रो तो हो गया इतने दूर में, ये इंट्रो लिख दिया आपने, अब आता है बॉडी। तो बॉडी के अंदर कई सारे थीम्स होते हैं। जैसे इंडस्ट्री के मामले में कई सारे थीम्स अवेलेबल होते हैं, उन्हीं में से थीम्स के बारे में चुन करके यहाँ बॉडी मिली। जैसे देखिए, जो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स होंगे, माने इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है, उसके अंदर पहले रेगुलेशंस हुआ करते थे, जिस भी तरह का हम लोग रेगुलेशन या नियमावली या उसका जो भी नियम कानून बनाते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए, उसके अंदर क्या सुधार किया गया है, ये एक थीम है एग्जाम्पल की। उसी तरह का जो इन्वेस्टमेंट के लिए हमने क्या किया है वो भी एक थीम है इंडस्ट्री में।
इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स ये भी एक थीम है। तो आप कोई भी सवाल आए ना, मान लीजिए कोई इकोनॉमिक पॉलिसी से कोई क्वेश्चन आया या किसी चीज से कोई क्वेश्चन आया, तो इन सब में उसको तोड़ के बनाने का कोशिश कीजिए। ये चारों एग्जाम्पल हैं, और भी कई थीम हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई क्वेश्चन लेकर के देखते हैं, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो जैसे टाइप्स ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर में क्रोनोलॉजिकल, चलिए पीछे ही होगा, पीछे ही का कोई क्वेश्चन लेकर के देखते हैं हम लोग। जैसे इसी में से कोई क्वेश्चन कि डिस्कस द नीड फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन पोस्ट लिबरलाइजेशन इंडिया। अब इसका हम लोगों को बॉडी लिखना है इन केस। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमको बॉडी लिखना होगा, तो जैसे ये कॉम्प्रिहेंसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या क्या चीजें आती, उसको समझाना है वहां पर। ठीक है, एक एक करके कंपोनेंट्स में उसको तोड़ने का हम लोग कोशिश करेंगे। वो कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, वो कंपोनेंट्स हो सकता है कि वही जो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स था, कि हर औद्योगिक नीति के साथ कैसे कैसे रिफॉर्म्स में चेंजेस आया। तो एक हो सकता है रेगुलेटरी रिफॉर्म, कि क्या क्या चेंजेस आए। ठीक, पोस्ट लिबरलाइजेशन दिया है तो और भी हम पॉइंट लिख सकते हैं, सारे के सारे पॉइंट्स बनेंगे आपके बॉडी के लिए, जिसमें आपको वहां पे बॉडी में देना होगा ये सारे के सारे पॉइंट्स। तो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हो सकता है, या फिर इसके अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जब लिबरलाइजेशन हुआ तो धीरे धीरे क्या किया हमने, मैंने लाइसेंस राज को खत्म किया, लाइसेंस राज का खत्म हो जाना, ये भी एक टॉपिक है उसके अंदर, उसको हमने किया। इसके अंदर कई सारे हमने और भी चीजें की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया। ये सारे क्या बन रहे हैं, बॉडी के आपके पॉइंट्स बन रहे हैं, जो कि सब अलग अलग थीम पे बेस्ड है। तो आप क्या करिए कि एक जो भी आपको बॉडी लिखना है, पहले रफ में एक स्ट्रक्चर बना करके क्या क्या पॉइंट्स बॉडी में आपको आना चाहिए उस पर आप फोकस कीजिए, और उसके बाद लिखिए। सुनने में आपको पहली बार में, मैं जान रहा हूं कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन उसके लिए घबराइए नहीं। हम लोग आंसर लिखते वैसे ही हैं, लेकिन उस लिखावट जो हमारा आंसर का है उसको हम समझते नहीं, उसको हम प्लान्ड वे में नहीं लिखते हैं। हम सीधा क्वेश्चन देखते हैं और आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपको अभ्यास ऐसे करना है कि प्लान्ड वे में आंसर लिखना है, कि आंसर जो आप चाह रहे हैं वही लिखा है, कुछ माने अननेसेसरी चीजें उसके अंदर ना आ जाए। तो प्लान्ड वे में आंसर लिखने के लिए आपको समझना पड़ता है, चूज करना पड़ेगा कि क्या हम इसमें अलग अलग थीम पे लिखें, या फिर एक दूसरे टाइप का यहाँ पे बॉडी आप लिख सकते हैं जिसके अंदर स्टेक होल्डर बेस्ड, कि इसके अंदर क्वेश्चंस कुछ ऐसे आ सकते हैं जहां पर कि किसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, स्टेक होल्डर्स के ऊपर, वैसा भी बॉडी में पॉइंट्स आप डाल सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है या प्राइवेट सेक्टर है, इन सब के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, कुछ क्वेश्चंस में आपको ये भी देखने को मिल सकता है। जहां पर क्वेश्चन में इंपैक्ट दिया कि डिस्क्राइब, क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा कुछ दिया, डिस्क्राइब द इंपैक्ट ऑफ, या वहां पे क्वेश्चन में इंपैक्ट था, डिस्क्राइब द इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 ऑन द कंटेम्पररी इंडियन इकोनॉमी, कंटेम्पररी इंडियन इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल औद्योगिक नीति 1991 का तत्कालीन भारतीय अर्थ जो भी इकोनॉमी था यहाँ पर, उस पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो अब क्या है कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको स्टेक होल्डर देखना होगा कि क्या प्रभाव पड़ा उद्योग में या इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पे क्या प्रभाव पड़ा, इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर पे क्या प्रभाव पड़ा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग ऐसा बॉडी चूज करते हैं। ठीक है, यहां पर आप अलग अलग थीम पे नहीं लिख सकते हैं, यहां पर आपको स्टेक होल्डर देखना होगा, कौन भागीदार है उसमें, उस कंसेप्ट का या उस टॉपिक का कौन कौन भागीदार है, या उस इवेंट में कौन कौन शामिल है। तो यहाँ जो इवेंट हो रहा है वो हो रहा है इम्पैक्ट, मैंने जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सॉरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आ रही है, वो इवेंट हो रहा है, और उस इवेंट में जो भागीदार बन रहे हैं, तो पब्लिक सेक्टर भी बन रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी, तो उस भागीदार को पहचानना है, स्टेक होल्डर को पहचानना है, वो लिखना है। कभी कभी आप इंट्रोडक्शन, सॉरी बॉडी जो है, कभी कभी आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, जब भी क्वेश्चन वही इतिहास से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन, तो उसके अंदर इवोल्यूशन बताने के लिए आप उसके बॉडी में बता दीजिए कि ऐसे ऐसे चेंज हुआ था, सबसे सिंपल। और बॉडी में कभी कभी जहां पर सॉल्यूशन बेस्ड या वे फॉरवर्ड ज्यादा होता है, आपका ओपिनियन मांगा जाता है, उन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कीजिए कि प्रॉब्लम क्या है, या प्रॉब्लम बता दीजिए, क्वेश्चन में भी हो सकता है बताया हुआ हो, उस प्रॉब्लम का कॉज क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक क्वेश्चन है, वो कोई भी क्वेश्चन होगा, उसके अंदर प्रॉब्लम ये दिया था कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो रुका हुआ है, स्टैग्नेंट हो गया है, 17% ऑफ जीडीपी है तो 17%, ये है प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का कॉज क्या है कि ढेर सारे रेगुलेटरी हर्डल्स हैं, मतलब
हमने नियम कानून इतना ज्यादा बना दिया है कि अब इंडस्ट्रीज आगे परफॉर्म ही नहीं, एक्सपेंशन ही नहीं हो पा रहा है उनका, या कोई ऐसा प्राइवेट प्लेयर नहीं है जो यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चाहता है, क्योंकि हमने बहुत सारा टैक्सेशन का सिस्टम लगा दिया है, रजिस्ट्री के लिए करा दिया है, कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ला दिया है, वो सब कर दिया है। तो कॉज है, और फिर आप सॉल्यूशन बताइए कि जो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव है, जैसे जैसे आप प्रोडक्ट्स का ये बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको ज़्यादा इंसेंटिव होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया आपने, जो ऑनलाइन ही सारा काम हो जा रहा है, जो पेमेंट सिस्टम है ऑनलाइन कर दिया आपने, बहुत जल्दी पेमेंट हो जा रहा है, क्लाइंट से उसको पेमेंट मिल जा रहा है, या क्लाइंट ये सब चीज़ें कर पा रहा है। तो ये चीज़ें जब आप करेंगे तो प्रॉब्लम आपने देखा, आइडेंटिफाई किया, कॉज देखा, और फिर सॉल्यूशन लिखा उसका आपने। एक तरह का बॉडी ये भी होता है जिसके अंदर हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो इसके अंदर 3-4 पैराग्राफ बनेगा। एक पैराग्राफ में हम पहले वाले पैराग्राफ में प्रॉब्लम बता रहे होंगे क्वेश्चन का। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है ना कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ, या व्हाट इज द कॉज ऑफ स्टैग्नेंसी इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऐसा करके कॉज। जब ये क्वेश्चन आया है तो यहाँ पे हम पहले वाले पैराग्राफ में बता रहे होंगे इंट्रो लिखने के बाद कि ये प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बताने के बाद ये प्रॉब्लम क्यों है, और इसका सॉल्यूशन क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। तो बस ये आसानी से बन जाएगा। तो कई टाइप के बॉडी होते हैं क्वेश्चंस में, इंट्रो लिखने के बाद बॉडी ही लिखना पड़ता है। तो कहीं कहीं उसका इवोल्यूशन बताना होगा, कहीं कहीं आपको प्रॉब्लम कॉज और उसका सॉल्यूशन बताना होगा, कहीं कहीं थीम बताना होगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, जहां एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चन है वहां थीम बताना पड़ेगा क्या क्या है इसके अंदर, और फिर आप दूसरे भी तरीके से स्टेक होल्डर्स को भी उसके अंदर उजागर करके इनके ऊपर प्रभाव क्या पड़ा वो भी आप बता सकते हैं। 4 तरह का बॉडी आप लिख सकते हैं ये इंडस्ट्रियल वाले पेपर में। अब जब ये सब हमने समझा बॉडी में, तो फाइनली चलते हैं थोड़ा सा कि किस तरह से हम यहाँ पे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं बॉडी के अंदर में। ठीक है, जैसे पहला तो क्या क्या हमें वैल्यू एडिशन का मतलब है कि उसको एनरिच्ड कंटेंट बनाना है। मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं ताकि आप और क्लियरली इसको देख पाए कि किस तरह से हम लोग अपना मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। जब भी इवेलुएटर है तो इन चीजों को वो देखता है, खोजता है कि कितना आपने उसके अंदर कंटेंट ऐड किया, वैल्यू कितना ऐड किया है अपने आंसर में। वैल्यू एडिशन के लिए किन किन चीजों का सहारा हम लोग ले सकते हैं, किन किन चीजों को अपने आंसर में डाल करके अपने आंसर को बेहतरीन बना सकते हैं। जैसे पहला है डाटा एंड रिपोर्ट्स, कि इसके अंदर मान लीजिए आपने इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा डाला, इसके अंदर आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, इसके अंदर आपने नीति आयोग का डेटा डाला, इसके अंदर आपने जीएसटी काउंसिल का कोई डेटा डाल दिया है। तो वो डेटा डाल करके और कुछ रिपोर्ट्स ऐसा आएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, या जो भी चीजें आपको दिखता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कोई ना कोई रिपोर्ट आ जाएगा। तो वो रिपोर्ट्स को देख करके अगर आपने उसको मेंशन किया यहाँ पर, तो भी आपका कंटेंट बड़ा सॉलिड माना जाएगा, मैंने वैल्यू एडिशन बड़ा अच्छा हुआ। तो जैसे ये सब डेटा कि 17% ऑफ जीडीपी जो है वो मॉस्पी का डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये मिनिस्ट्री है, और उसका वो डेटा है, वहां से आया है। उसी तरह जो पीएलआई स्कीम है वो 4 लाख करोड़ का उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, वो सब डेटा है। ये सब डेटा लिखने से ना आपका कंटेंट बड़ा अच्छा दिखाई देता है, गहराई उसके अंदर दिखाई देता है, आपको नंबर मिलता है। एक हो गया डेटा एंड रिपोर्ट आप ऐड कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या ऐड कर सकते हैं, एग्जाम्पल एंड केस स्टडी, कि उसके अंदर आप एग्जाम्पल्स दीजिए। एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे सक्सेस ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अंडर पीएलआई, तो एग्जाम्पल्स में क्या है, कंपनियों का नाम आप दे सकते हैं। ये सब एग्जाम्पल्स हैं, इनके साथ पीएलआई स्कीम के थ्रू बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ या बहुत अच्छा काम हुआ, वो चीजें देख सकते हैं। जैसे जब भी एमएसएमई क्लस्टर का बात हो, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, वो अक्सर क्लस्टर्स में लगाए जाते हैं, जहां पर राज्य सरकार वो इंश्योर करती है कि उन क्लस्टर्स में अच्छी सुविधाएं दिया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, रोड हाईवे बनाया जाए। तो वहां पर क्लस्टर, तो गुजरात में वैसा क्लस्टर्स है और तमिलनाडु में भी वैसा क्लस्टर्स है। तो ये भी एग्जाम्पल हो गया। साथ में स्टार्टअप इंडिया का इंपैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप, आपने यहां फिर से एक केस स्टडी बताया कि स्टार्टअप इंडिया की वजह से किस तरह जो इंडस्ट्री के अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो चीजें आती। तो आप कई तरीके से एग्जाम्पल, केस स्टडी वगैरह डाल करके इसको एनरिच कर सकते हैं। कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस भी देने का पड़ सकता है, कि जैसे आर्टिकल 19(1)(g जो है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हर इंडिविजुअल को वो ताकत देता है कि वो अपना प्रोफेशन चुने। जब भी कोई प्राइवेटाइजेशन का बात हो जाए, या एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ा हुआ मामला आ जाए, स्टार्टअप से जुड़ा हुआ मामला आ जाए,
तो स्टार्टअप में अक्सर इन चीजों का जरूरत पड़ता है कि एक इंडिविजुअल अपने मर्जी से किसी भी चीज का स्टार्टअप कर सकता है, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो आप सिर्फ इतना बताएं नहीं, वहां पर वैल्यू ऐड करें कि फंडामेंटल राइट है, तो आर्टिकल 19(1)(g में ये बताया हुआ है। और ये सब चीजें होमवर्क में हम लोग तैयार करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपने रैंडमली पढ़ा और बिना तैयारी के आपको याद आ जाएगा, वैसा तो कभी नहीं होगा। हम उसको तैयार करके बैठेंगे कि स्टार्टअप्स जब होगा तो स्टार्टअप्स में ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स आ सकते हैं। जब इंडस्ट्रीज का दूसरा कोई चीज होगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स आ सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा वजनदार बनेगा। कहीं पे फंडामेंटल राइट्स का जिक्र हो सकता है, तो कहीं पे डीपीएसपी का जिक्र हो सकता है। कि डीपीएसपी में एग्जांपल के लिए आर्टिकल 43A जो है वो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट की बात करता है। कि डीपीएसपी क्या होता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो भी स्टेट, हमारे स्टेट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और जो भी एजेंसियां जो किसी ना किसी तरीके से सरकारी एजेंसी है, वो सब स्टेट माने जाएंगे। तो स्टेट को जो भी काम करना होगा भारत में, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करना होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव्स लिखे हुए हैं। उन्हीं डायरेक्टिव्स को हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, जो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में मौजूद है। और राज्य का ये दायित्व बनता है, राज्य का ये फर्ज बनता है कि वो इन्हीं में से 36 से 51 का जो आर्टिकल है, उनमें से जो तत्व लिखे हुए हैं, उन्हीं के ऊपर कानून बनाए और उन्हीं के ऊपर काम करे। वो संविधान बनाने वाले लोग पहले से ही लिख के गए थे। तो जब ये चीज लिख के गए हैं, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ आर्टिकल ऐसा जरूर होगा जहां पर सरकार को ये कोशिश करना है कि जो हमारा वर्किंग क्लास है, जो हमारा लेबर क्लास है, उस लेबर क्लास का रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट में जरूर हो। ये कोशिश करना है, क्योंकि यही सोशलिज्म का फीचर है, समाजवाद। सोशलिज्म के अंदर वो इंश्योर किया जाता है कि मैनेजमेंट में वर्कर्स का बात भी सुना जाए, क्योंकि वर्कर्स जो है वो एक पूरा जो फैक्ट्री है या जो इंडस्ट्री है उसके हाथ हैं, उसको ड्राइव करने वाले हाथ है, डेवलपमेंट की ओर ले जाने वाले हाथ है। तो एनीवे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंसेस भी आप देके वैल्यू ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये सब वैल्यू ऐड कहाँ हो रहा है? हर जगह पे हो रहा है। कभी आप इंट्रो में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कभी आप बॉडी में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जहां भी करिएगा वहां मार्क्स अच्छा मिलेगा आपको। साथ में डायग्राम फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ये बॉडी में कर सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि किसी पॉलिसी के बारे में जिक्र हो रहा है, तो आपको एक फ्लो चार्ट ऐसा बनाते हैं कि पॉलिसी है, उस पॉलिसी में कुछ इंसेंटिव देने का है। मान लीजिए ऐसा कोई नीति पे आप डिस्कस कर रहे हैं, तो ये फ्लो चार्ट आपने बना दिया। वहां पे सेक्टरल ग्रोथ है, उसका आउटकम मैंने लिखेंगे यही चीज, लेकिन उसका एक फ्लो चार्ट ऊपर में बना करके बॉक्स बना देंगे। अब इन सब चीजों से क्या है, आपको मार्क्स बढ़ता है, जो आपको बताता है कि अंडरस्टैंडिंग जो है ना एक बहुत अच्छे लेवल का है, उम्दा लेवल का है। उसी तरह मान लीजिए कोई प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को भी आप किसी साइक्लिक चार्ट या फिर उसको भी आप एक लीनियर चार्ट के माध्यम से या लीनियर फ्लो चार्ट के माध्यम से बता सकते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वेस्टमेंट है, प्रोडक्टिविटी है, एक्सपोर्ट्स है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और इट विल अल्टीमेटली लीड टू एक्सपोर्ट, ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। माने हर कोई किसी न किसी क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। पूरा क्वेश्चन हर जगह पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ टाइप डिस्कस कर रहे हैं। तो वैल्यू एडिशन भी आप 3-4 तरीके से कर सकते हैं। डेटा और रिपोर्ट का उसमें जिक्र करें, साथ में एग्जाम्पल एंड केस स्टडीज का उसमें जिक्र करें, डालें। कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंसेस बताएं। मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंसेस के अलावा कोई ऐसा अधिनियम है, एक्ट है जो जुड़ा हुआ है उससे, उसको भी आप बता सकते हैं। जैसे MRTP का एक्ट हो गया, कंपटीशन एक्ट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट हो गया। ये सब जहां जहां जरूरत पड़ता है, इस तरह के एक्ट्स, प्रावधान, पॉलिसी का नाम, गवर्नमेंट स्कीम का नाम, वो सारा कुछ आ सकता है वैल्यू एडिशन। ठीक है। और फाइनली डायग्राम फ्लो चार्ट तो आपका हथियार है ही। आप कहीं पे ग्राफ भी बना सकते हैं इस तरह का, कहीं पे ईयर ऑन ईयर प्रोडक्शन का बारे में जिक्र है, तो आपने कुछ ग्राफ बना के दिखा दिया वहां पर, और उसके अंदर प्लॉट कर दिया कि ये इस समय का प्रोडक्शन, ये इस समय का प्रोडक्शन। भले एग्जैक्ट डेटा ना याद आए आपको, अब क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट डेटा नहीं भी याद आने से ग्राफ बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर तो आपको एक पूरा का पूरा रेंज लिखना होता है ना, और उसी रेंज में आप बना दीजिए, हल्का हल्का अगर याद आ रहा है तो आप बना दीजिए उस तरह का डेटा। कभी कभी पाई चार्ट्स बनाइए, जैसे वही GDP का जब भी मामला आए, तो उसके अंदर जब दिखाना हो तो आप दिखाइए एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा 48%, फिर आप दिखाइए इंडस्ट्री 17%, सर्विसेज जो है बाकी का बहुत ज्यादा है 55%, वो ऐसे करके आप दिखा लीजिए उसके अंदर। ये भी एक तरीका है वैल्यू ऐड करने का, कि जो बातें हम कहना चाहते हैं थोड़ा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में लिखें, और उसके बाद लिखने के बाद ये सारे सेक्टर्स GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर आप एक बॉक्स बनाएं, आपको नंबर मिलेगा। ये सब वैल्यू ऐड करने का तरीका है।
कहीं पे अगर जरूरत पड़ रहा है मैप्स बनाइए, कि जो लोकलाइजेशन या रीजनलाइजेशन, लेकिन वो मैप्स का डेटा तो इसमें नहीं चलेगा उतना, लेकिन अगर जरूरत पड़ता है तो बना सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा फैक्चुअल टॉपिक है, ज्यादा फैक्चुअल पेपर है ना, तो इसके अंदर फैक्ट्स पे ही ज्यादा आप रिलाई करिए, एग्जाम्पल्स, केस स्टडी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंक्लूजन। तो जिस तरह हमने इंट्रो देखा, बॉडी देखा, कंक्लूजन्स का भी कई टाइप हो सकता है। जैसे एक कंक्लूजन है फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन। यहां पे एक एग्जांपल दिया है। इस फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन में या फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन में क्या करते हैं, जैसे देखिए, जब भी क्वेश्चन थोड़ा सा कोई विजन से जुड़ा हो या फ्यूचर ओरिएंटेड हो क्वेश्चन, तो उसका जब अंत करें तो आप भी उसके एक विजन के समर्थन में उसका एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन लिखें कि कुछ समय के बाद ऐसा हो जाएगा। एग्जाम्पल के जैसे देखिए, हाउ कैन इंडियाज इंडस्ट्रियल पॉलिसी हेल्प अचीव द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी गोल। ये क्या है, फ्यूचरिस्टिक गोल है। तो जब भी आप इसका कंक्लूजन लिखें तो उस कंक्लूजन में आना चाहिए कि इस गोल में कैसे ये चीजें जो बॉडी में आपने लिखा है वो चीजें कैसे यहां पर इसमें आता है, कैसे ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में ये होगा। या जो भी आपने लिखा उसका एक छोटा सा वर्जन नीचे लिख दीजिए कि अबोव ये जो ऊपर की चीजें हमने लिखी या इस तरह की नीतियां अगर हम करेंगे तो जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है, इस तरह से। तो जैसा सवाल वैसा ही कंक्लूजन। अगर कंक्लूजन सवाल जुड़ रहा है फ्यूचर से, फ्यूचरिस्टिक है, तो कंक्लूजन भी फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। और भी देख सकते हैं कि डिस्कस द रोल ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज रिफॉर्म्स इन मेकिंग इंडिया एज ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। अब ये भी फ्यूचर है कि जैसे अभी चीन एक मैन्युफैक्चरिंग का हब है ना, उत्पादन का। भारत कैसे ये हब बन सकता है, ये एक फ्यूचर है। तो जब भी हम लोग कुछ लिखें कंटेंट इसके अंदर में, जैसे डिस्कस द रोल ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, तो आप इसके अंदर सारे रिफॉर्म्स लिखिए कि लाइसेंस राज हमने खत्म किया, सिंगल विंडो सिस्टम लाया, एनवायरमेंट क्लियरेंस तुरंत मिल जाता है, जमीन का अधिग्रहण के लिए प्रॉपर कानून हम देख रहे हैं रीजनल एरियाज में भी राज्यों से बात करके, वो सारा कुछ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं। ये सारा करने से क्या होगा कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। ये हो गया कंटेंट। तो जी ये जो कंटेंट आपने बॉडी के अंदर में लिखा, ये सारे पॉइंट्स जो आपने बॉडी के अंदर में लिखा, कंक्लूजन में सिंपल लिख दीजिए कि विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, अब यहां पे कंक्लूजन हम लोग लिख रहे हैं, बॉडी में हमने लिखा वो सारे पॉइंट की जो जो जरूरत है, और कंक्लूजन लिख रहे हैं कि विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स। ये सब जो प्रोग्राम्स हैं इसके वजह से हो सकता है कि इंडिया विल सून बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब। माने आप समराइज मत कीजिए उसको, समरी लिखना बड़ा खराब कंक्लूजन होता है, ठीक है, बहुत जेनरिक कंक्लूजन की सब चीज का समरी आपने लिख दिया कि हाँ ऊपर के सारे पॉइंट करेंगे तो आपको ये हो जाएगा। नहीं, आप कुछ उसके अंदर कुछ नया ट्विस्ट लेकर के आइए कंक्लूजन में, क्योंकि वो बेसिकली आपका मतलब ये बताता है कि कैसा आप कैसा सोचते कैसा है आप। तो कंक्लूजन में हम लोग यही करेंगे कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए जो हम योजनाएं चला रहे हैं, सरकार का जो भी योजनाएं आपको याद आ गया उस समय, उसका वर्णन कीजिए, उसके बारे में लिखिए वहां पर, और उसको जोड़ दीजिए कि कैसे ये फ्यूचर में मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव कर लेगा, या मान लीजिए कि नेट जीरो एमिशंस अचीव कर लेगा 2030 तक, कंप्लीटली सोलर पावर बन जाएगा 2030। मतलब ये सब जो है ना वो सब फ्यूचरिस्टिक गोल्स हैं। तो हम लोग सब कुछ जो कंक्लूजन में लिखेंगे वो फ्यूचरिस्टिक ही लिखेंगे। एग्जामिन, तीसरा क्वेश्चन भी वैसा ही है, एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडियाज लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। भारत का जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है ये भी फ्यूचर है, नजदीक का नहीं है, तो यहां भी कंक्लूजन में लॉन्ग टर्म से ही जुड़ेगा। तो एक ऐसा कंक्लूजन होता है जो फॉरवर्ड लुकिंग होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है। और किन क्वेश्चंस में हमें यूज करना है, वो यूज करना है हमें फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन भी इटसेल्फ इज अ फ्यूचरिस्टिक, विजनरी या फ्यूचर ओरिएंटेड क्वेश्चन होता है। और भी दो तरह के होते हैं, किसी किसी कंक्लूजन में आप किसी रिफॉर्म से जोड़ करके उसको बता सकते हैं। उसके लिए देखिए क्वेश्चंस कैसा आ सकता है। उसके लिए जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ ऐसे आते हैं कि जब भी क्वेश्चन किसी पॉलिसी रिफॉर्म या पॉलिसी में गैप, माने पॉलिसी में इंप्लीमेंटेशन के स्तर पे और फॉर्मुलेशन के स्तर पे कुछ गैप है पॉलिसी में, वो भी, या फिर जो हाल फिलहाल में इंडस्ट्रियल गतिविधियां चल रही हैं, स्ट्रैटेजीज हम लोग लगा रहे हैं, इन सब का जब जिक्र होता है तो हमें रिफॉर्म के बारे में बात करना चाहिए। क्योंकि इन सब में आप देखिएगा कि जो भी पॉलिसी अभी चल रही होगी वो 100% परफेक्ट नहीं होगी।
तो हमें क्या करना है, हमेशा रिफॉर्म्स के बारे में बात करें कि अगर इसको ठीक कर दिया जाए, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाए तो हमारा देश ये बहुत अच्छे से हो सकता है, ये काम बहुत अच्छे से हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखिए, क्रिटिकली एग्जामिन द इफेक्टिवनेस ऑफ द पोस्ट 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इन इंडिया। माने भारत का जो 1991 के बाद जो औद्योगिक नीतियां रही या औद्योगिक नीति रहा हमारा, उसके बारे में आप समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, उसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब यहां पर क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे गैप्स होंगे या बहुत सारे इश्यूज होंगे, है ना। तो आप कंक्लूजन में ये रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा कीजिए कि अगर जो गैप्स जैसे आ रहा है, मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट उतना जनरेट नहीं हो रहा है, गैप्स ये आ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं, ये सब गैप्स आ रहा है ना, तो आप वहां रिफॉर्म के बारे में बात कीजिए कंक्लूजन में कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रॉपर तरीके से हो जाए, तब जाकर के हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई थी वो इंडिया को एक विकसित भारत की तरफ लेकर के जा रही है, इंडिया को वो एक अच्छे ट्रैक पे लेकर के चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने जा रही है। ये सब शब्दों का आप यूज कीजिए, उसमें लैंग्वेज मैन है, इंडस्ट्री के क्षेत्र में इन सब का आपको टर्म का यूज करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, लैंग्वेज के जब भी आप बात करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें रिफॉर्म लिंक्ड स्कीम ऑफ डाटा, डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ इंडियाज करंट इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स। ये तो यहीं पे रिफॉर्म्स बोल दिया है, तो कंक्लूजन में भी वो सारे का सारे रिफॉर्म्स आप यहां डाल सकते हैं, सजेस्ट रिफॉर्म्स। तो इसमें ट्रिक क्या है कि इसमें ट्रिक आप यही यूज करिए, क्योंकि क्वेश्चन के बॉडी में ही अब रिफॉर्म्स आने लगेगा। रिफॉर्म्स क्या होता है, वही डी लाइसेंसिंग, एनवायरमेंट क्लियरेंस तुरंत मिलना, ईज ऑफ डूइंग, यही सब रिफॉर्म्स है इंडस्ट्री में। रिफॉर्म्स अलग से नहीं होंगे। आप क्या कीजिए कि सारे रिफॉर्म्स जो बॉडी में लिखिए, एक आध रिफॉर्म छोड़ दीजिए और एक आध रिफॉर्म मत लिखिए बॉडी में, जो याद है तब भी, और उस रिफॉर्म को कंक्लूजन में लिख दीजिए। जैसे आपने 4-5 लिखा और उसमें लिखा कि इन एडिशन टू दीज, मतलब जो 4-5 रिफॉर्म बॉडी में है उनके साथ अगर हमने थोड़ा सा और एक रिफॉर्म आप छोड़े हुए हैं, मान लीजिए वो जो छोड़ा हुआ रिफॉर्म है वो हो गया आपका कोई भी प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, या स्टार्टअप के लिए जो टिंकरिंग लैब्स बना रहे हैं, इस तरह का कुछ फैसिलिटेशन आप कर रहे हैं, उसको आपने नहीं लिखा है वहां पे, तो आप कंक्लूजन में लिख दीजिए कि इन एडिशन टू दीज, इफ ये भी अगर इंप्लीमेंट कर दिया जाए तब और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। कंक्लूजन में मतलब रिफॉर्म्स के बारे में जिक्र करना है, वो वैसे जगहों पे जहां कुछ ना कुछ पॉलिसी में गैप्स है, या जो भी नीतियों में क्वेश्चन में वो चाह भी रहा है कि वो गैप आप बताइए पहले, और कंक्लूजन लिखते समय उस गैप को आप सॉल्व कर दीजिए। एक ही 100 वर्ड का एक ही वर्ड है कि कंक्लूजन के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक इंसान हैं, ऑप्टिमिज्म, आशावादी, आप बहुत ज्यादा आशावादी इंसान हैं, और किसी भी समय पे, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में आप अपना होप नहीं खोते, क्योंकि हमेशा आदमी चाहता है ना कि इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे आशावादी इंसान बैठे। घर का गार्जियन से लेकर के फैक्ट्री के मालिक तक में आशावादी लोगों का जरूरत है, क्योंकि यही लोग जो है ना हमेशा किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं करते हैं और हमेशा होप बनाए रखते हैं, और होप बनाने वाला आदमी कहीं से भी चला आएगा सर्वाइव करके, नॉर्थ पोल से भी सर्वाइव कर लेता है। तो जो भी सरकारें हैं, कोई भी ये चाहेगा कि स्ट्रांग आदमी, इस तरह के व्यक्ति जो होप नहीं खोते, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, उन्हीं लोगों को ये सब जॉब दिया जाए। क्यों नेगेटिव लोगों को जॉब दिया जाएगा? जो सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम ढूंढते हैं वैसे लोगों को क्यों जॉब दिया जाएगा? चलिए, तो वो आपने आंसर में दिखाना पड़ता है कि हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, भले अंदर से ना भी हो तो भी दिखाना पड़ेगा, और उसका तरीका यही है कि हमेशा उसको ऐसा अंत दिया जाए अपने कंक्लूजन को कि लगे कि वाह, क्या पॉलिसी बताया, क्या रिफॉर्म बताया इस आदमी ने, ये तो एकदम चल ही जाएगा, है ना। ये फीलिंग आना चाहिए एग्जामिनर को कि हाँ एकदम भाई मजा आ गया लास्ट में, क्योंकि कंक्लूजन हमेशा वो चीज है जहां पर आप ला करके अपने आंसर को एकदम एक जबरदस्त एंडिंग देते हैं, अंत नहीं है, वो क्लाइमेक्स है। तो रिफॉर्म के साथ भी आप खत्म कर सकते हैं कंक्लूजन, और साथ में कहीं पर इस तरह का मान लीजिए कि होलिस्टिक, मतलब होलिस्टिक होता है जहां बहुआयामी इस तरह का है, या सोशली एम्बेडेड कंक्लूजन, मतलब जहां पे समाज सुधार या इससे ज्यादा जुड़ता हुआ भी कंक्लूजन लिखा जा सकता है, कि एंटरप्रेन्योरशिप या फिर मान लीजिए जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसके अंदर सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं आता है, उसके अंदर समाज का भी कुछ ना कुछ एक एलिमेंट आता है जिसको हम लोग को अपलिफ्ट करना पड़ता है, CSR एक्टिविटी करना पड़ता है। तो उन सब चीज, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहा था, उन सब से जोड़ के लिखना चाहिए। कभी कभी वैसा जरूरत पड़ सकता है। जैसे देखिए, जब भी यहाँ क्वेश्चन के अंदर में इंडस्ट्री सोसाइटी से जुड़े,
मतलब इंडस्ट्री जब भी समाज से जुड़ जाए, एनवायरमेंट से जुड़ जाए, पर्यावरण से जुड़ जाए, या फिर इंक्लूसिव ग्रोथ से जुड़ जाए। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब समावेशी ग्रोथ, सब लोगों का विकास, सबका साथ सबका विकास, उस तरह का। तो जब भी ऐसा कंसेप्ट आने लगे ना, तब आप अपना कंक्लूजन भी वैसा ही बना लीजिए कि अंत जो हो रहा है, मैंने जो भी कंक्लूजन में आपको लिखना है उसको भी आप समाज से ही जोड़ के लिखिए। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए, हाउ कैन इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोट्स इंक्लूसिव ग्रोथ एंड रीजनल इक्विटी इन इंडिया। औद्योगिक विकास जो है कैसे यहाँ पर इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करता है, मतलब समावेशी विकास का जरिया बनता है। और उद्योग, उद्योग का विकास कैसे नहीं बनेगा। एक उद्योग कहीं पे लगेगा तो उसके अंदर में, समाज के अंदर जिस जैसा भी वर्कफोर्स है उसके लिए अपॉर्चुनिटी खुलता है। एक मान लीजिए हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन यहाँ लगा, या बीएचईएल का कोई प्लांट यहाँ लगा, तो वहाँ चाय बेचने वाले से लेकर के प्रोजेक्ट मैनेजर तक उन सब का वहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है। तो ये तो एक समावेशी विकास ही हुआ ना, कि जो जिसके पास जैसा स्किल सेट है, आपके पास एज ए मैनेजर का स्किल सेट है, कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर का स्किल सेट है, अकाउंट्स का स्किल सेट है, जो भी स्किल सेट है यूज करके आप उस इंडस्ट्री में सेवा दे सकते हैं, है कि नहीं। तो ये एक समावेशी विकास है। तो ये सारी चीजें आप यहां बताइए, और फिर कंक्लूजन में भी इसी चीज को लिखिए कि दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, या द, जैसे हाउ कैन, अगर हाउ वाला है तो कैसे जोड़ेंगे, लास्ट में लिख दीजिए कि ये जितनी भी पॉलिसीज लाई गई हैं या जितने भी चीजें किया गया इस वाले पॉलिसी में, यही समावेशी विकास को दर्शाती है, और ये समावेशी विकास होता है। प्रैक्टिकल आंसर भी लिखिए वहां पे। तो इस तरह से आप कंक्लूजन वहां भी लिख सकते हैं कि डिस्कस हाउ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैन अलाइन विद एनवायरमेंटल एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी गोल्स। कैसे उद्योग जो है फाइनली वो जो हमारे पर्यावरण का संरक्षण है या फिर सोशल सस्टेनेबिलिटी का गोल्स है उससे अलाइन होकर के काम कर सकता है, कैसे। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे नहीं, मान लीजिए हम जो भी कर रहे हैं उसके अंदर रेगुलेशंस कुछ ऐसा रखें कि पर्यावरण का संरक्षण भी साथ साथ होता रहे। मतलब हम लोग बहुत ज्यादा किसी रिसोर्स को ओवर एक्सप्लॉइट ना करें। बहुत ज्यादा हम लोग मान लीजिए कि पॉइंट सोर्सेस जो पॉल्यूशन के होते हैं, कि पाइपलाइन वहां निकाल दिए, चिमनी यहाँ बना करके यहाँ पॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, वैसे टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट किया जाए जिसके वजह से पर्यावरण का संरक्षण हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता ये चीज। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन होता ही है कि जैसे एक पावर प्लांट मान लीजिए कहीं पे बहुत ज्यादा धुआं निकाल रहा है, उस धुएं में सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड, वो एसी ड्रेन करने वाला है ऊपर जाकर के। तो अब क्या कर सकते हैं कि वहां पे फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन हमने लगा दिया है चिमनी के बाहर। तो वहां पे जब वो लगा देंगे तो सल्फर का उतना एमिशन नहीं होगा। BS6 का इंजन यूज करते हैं, तो अब वो सब इंजन के अंदर हमने बहुत सारे डिवाइसेस लगाए हुए हैं, डीजल के जो पार्टिकुलेट मैटर आता है उसको रोकने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस लगा हुआ है। कई चीजें करके, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करके हम लोग पर्यावरण को ठीक ठाक रख सकते हैं, या हमारा जो भी डेवलपमेंट होगा वो अलाइन होगा पर्यावरण के साथ। तो ऐसा आकर के आप कंक्लूजन में भी बता दीजिए यही चीज, कि जो ये चीजें हम लोग कर रहे हैं उसमें और भी दो तीन चीजें ऐड कर लेंगे तो वो पर्यावरण के साथ हो जाएगा। मतलब जैसा क्वेश्चन वैसा ही कंक्लूजन का भी अंत होना चाहिए, नहीं तो कंक्लूजन जैसा तैसा लिखिएगा ना, वो क्वेश्चन का पूरा भाव बदल देगा। ऊपर से हो सकता है आपने अच्छा भी लिखा, लास्ट में कंक्लूजन क्या करेगा ना, वो पूरे क्वेश्चन को ही नेगेटिव या क्वेश्चन को अजीब तरीके का बना देगा, आंसर को, सॉरी क्वेश्चन को नहीं, आंसर को। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा उन सब चीजों का। क्वेश्चन यहाँ एक और भी आ सकता है कि एनालाइज द सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड स्मार्ट सिटीज। कि जो भी हमने कॉरिडोर्स बनाया है इंडस्ट्री के लिए या स्मार्ट शहर बनाए हैं, उसका सामाजिक आर्थिक इम्प्लीकेशन माने इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। तो क्या पड़ेगा, वो भी वहां पे रोजगार भी देगा। उसके अंदर मान लीजिए बहुत सारा सुविधाएं ऐसी होगा कि आपको एक अच्छा जीवन दे सकता है, एक अच्छा एमिनिटीज प्रोवाइड किया सकता है स्मार्ट सिटीज में। और स्मार्ट सिटीज उदाहरण बन सकता है, उसको छोटे छोटे लेवल पे भी अप्लाई करके जो एग्जिस्टिंग सिटी है उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, वहां भी एमिनिटीज वो लेके आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको कंक्लूजन में भी वही चीजें ऐड करना होगी, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट से कैसे इसको जोड़े हम लोग। तो ये हुआ एक तरह का। और एक और तरह का जो आपको देखने को मिल जाएगा, कम देखने को मिलेगा, ये इंडस्ट्रियल एथिक्स से जुड़ा हुआ मामला है। जब जैसे एथिकल या फिलोसॉफिकल कंक्लूजन, इसको दार्शनिक टाइप के कंक्लूजन, तो वैसे तो ये एथिक्स की दुनिया में चलता है, लेकिन बिजनेस एथिक्स, इंडस्ट्रियल एथिक्स, एनवायरमेंटल एथिक्स, उन सब जगहों पे इसका आंसर जरूरत पड़ सकता है। ये कब जरूरत पड़ता है, जब भी किसी वैल्यू के बारे में जिक्र हो,
वैल्यू मतलब आपका क्या गाइडिंग प्रिंसिपल है, किस तरह के वैल्यू से आप, क्या सिर्फ प्रॉफिट ड्रिवन काम करते हैं या फिर आप प्रॉफिट के साथ साथ, प्रॉफिट एक पैरामीटर तो है ही, उसके बिना तो काम नहीं होगा, प्रॉफिट के साथ साथ वेलफेयर को भी कंसिडर करते हैं, सामाजिक उत्थान को भी कंसिडर करते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को भी कंसिडर करते हैं आप अपने पॉलिसीज में। तो क्या आप इस तरह के व्यक्ति हैं? तो जहां भी ये वैल्यूज का बात होने लगेगा ना, उस जगह पे या एथिक्स का बात होगा या इंटर जनरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा इस जनरेशन का अगले जनरेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व तो क्या है? क्या हम सारा पेट्रोलियम यूज करके मर जाएं कि हमारे बच्चों के लिए कुछ भी बचे नहीं? क्या हम सारे रिसोर्सेज को डिप्लीट करके मर जाएं कि बच्चे यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए तरस जाएं? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? तो नहीं। तो इंटर जनरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसके ऊपर भी जिक्र होना चाहिए। तो जब भी हमें इस तरीके का क्वेश्चंस देखने को मिले ना, तो वहां पर हम लोग थोड़ा सा अपना एथिकल, या थोड़ा सा एथिकल मतलब क्या सही है क्या गलत है, कि ये हमारा बिजनेस एथिक्स, ये हमारा मोरालिटी है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें ये चीज करना चाहिए और हम इन्हीं चीजों को कर रहे हैं। इससे आंसर जब ये आप कंक्लूजन में लिखेंगे ना, तो ये फिर लगेगा कि हाँ वाकई में मोरालिटी का आइडिया है इस इंसान को, और आपको नंबर ज्यादा मिलेगा, क्योंकि नॉलेज का इम्तिहान है ये। आपको किस लेवल का नॉलेज गेन हुआ है उसी का इम्तिहान होने वाला है। तो एग्जांपल जैसे देखिए कि डू यू थिंक इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज सोशली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल? एथिक्स से जुड़ा हुआ मामला है कि क्या सही में हमारा जो ग्रोथ है एनवायरमेंटल एथिक्स के पैरामीटर्स पे खरा उतरता है? क्या हम वाकई में पर्यावरण को महत्व देते हैं कि जो भी डेवलपमेंट हम कर रहे हैं वो थोड़ा बैलेंस्ड हो? माने डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो होगा ही, माने डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक साथ नहीं चल सकते हैं। डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा एनवायरमेंट को हमें थोड़ा सा डिग्रेड करना ही पड़ेगा, लेकिन किस हद तक हम करते हैं उसको डिग्रेड, वो डिपेंड करता है आपका कैसा बिजनेस एथिक्स या इंडस्ट्रियल एथिक्स, या कैसा आपका अंदर का एथिक्स है। तो ये चीजें आप कंक्लूजन में भी वही लिखिए कि हाँ जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं या जो भी चीजें हम इंडस्ट्री में ग्रोथ के लिए एम्प्लॉय कर रहे हैं वो इको फ्रेंडली है, उसके वजह से पर्यावरण के अंदर में कोई खास वैसा प्रभाव नहीं, या इको फ्रेंडली नहीं भी है तो रिप्लेनिश कर सकते हैं, जो नुकसान हम अभी पहुंचाएंगे वो हम रिप्लेनिश कर सकते हैं। अगर हम कहीं का पेड़ काटे हैं तो हम 40 पेड़ लगाए भी हैं, तो जितने दिन का हम फुटप्रिंट छोड़ करके आए हैं ना, अगर ये 40 पेड़ जब बड़ा होगा तो उस फुटप्रिंट को बैलेंस कर सकता है। कार्बन फुटप्रिंट का बात कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें हम लोग एथिकल या फिलोसॉफिकल भी कंक्लूजन लिखते हैं जहां रिक्वायरमेंट है उस तरह का। एक क्वेश्चन ये भी है कि शुड इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रायोरिटाइज इक्विटी ओवर ग्रोथ एंड डिस्कस इन लाइट ऑफ करेंट चैलेंजेस, कि क्या हम अपना जो ग्रोथ के ऊपर इन सब चीजों को लेकर के चलते हैं, या जो हमारा स्टेक होल्डिंग का ये है, या जो भी हमारे सामने चीजें आ रही हैं जिसमें हमें प्रकृति को भी देखना है, जिसमें हमें समाज को भी देखना है, उसके ऊपर हम ग्रोथ को लेकर के चल रहे हैं। बस सारा क्वेश्चन उसी तरह का होगा, एथिकल या डिलेमा बेस्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर क्या करें क्या ना करें उस तरह का भाव आएगा। तो उस तरह के क्वेश्चंस में हमें हमेशा एथिकल चीजों के साथ उसका कंक्लूजन लिखना है कि इज इंडस्ट्रियलाइजेशन ए मोरल ऑब्लिगेशन फॉर ए वेलफेयर स्टेट क्रिटिकली इवेल्युएट, कि क्या औद्योगिकीकरण एक मोरल ऑब्लिगेशन है किसी भी वेलफेयर स्टेट का, कि मैंने वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए आपको औद्योगिकीकरण करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना वेलफेयर स्टेट बनने का संभावना नहीं है। तो क्या ये एक मोरल ऑब्लिगेशन है किसी भी राज्य के ऊपर या किसी भी स्टेट के ऊपर? तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम लोग थोड़ा सा एथिकल कंक्लूजन या लिखते हैं कि हाँ ये ऐसा लग रहा है कि एक मोरल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। और अगर इस कंक्लूजन में बार बार कंक्लूजन ही बात करूंगा, इंट्रो में इंट्रो ही बात करूंगा, तो यहाँ पे कि हाँ इस जगह पे तो लग रहा है कि है ये एक मोरल ऑब्लिगेशन है किसी भी वेलफेयर स्टेट का कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, और अगर हमने इसको ठीक तरीके से कर लिया तो ये चीजें होंगी समाज के अंदर में। ये सारे थे एग्जाम्पल्स कि किस तरह से हमें कंक्लूजन्स लिखना है। आज के क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? आज के क्लास में हमने यही डिस्कस किया कि कैसा इंट्रो आपको लिखना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन। जब रिकॉर्डेड चला जाएगा तो इसको एक बार और देख लीजिएगा, रोक रोक के देख लीजिएगा, उसका अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिएगा। कुछ चेंजेस आपको करना है तो आप बिल्कुल वेलकम है, अपने हिसाब से आप हर तरह के इंट्रो में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, अपने साइड से भी कोई नया इंट्रो बना सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपके पास पूरी छूट है। लेकिन ध्यान रखना है कि मैं जो यहाँ पे डिस्कस करता हूँ ब्रॉड गाइडलाइंस है कि ऐसा हो सकता है, सिचुएशंस हर जगह पे वैसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली आपको कई चेंजेस करने पड़ते हैं,
क्योंकि क्लासरूम का डिस्कशन, घर पे आंसर लिखना वो अलग चीजें हैं। एग्जाम के दौरान इतना ज्यादा दिमाग लगा के प्रिसाइज बनना और उसको लिखना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है। तो उसके लिए मैं यही कहता हूं कि आप बहुत ज्यादा इन सब चीजों का लोड नहीं लें, शुरू से तैयारी करते रहें। लेकिन एग्जाम में जाने के बाद ना, देखिए ये कब होगा, जब एग्जाम में आप ये सब कब सोचेंगे और कब आपके लिए हेडेक बनेगा, जब आपका तैयारी, जब आपका आंसर राइटिंग आपने किया नहीं है बहुत ज्यादा, और जब परीक्षा आ जाएगा तब आपको लगने लगेगा कि यार ये कैसा था, इसका थीम तो समझ में नहीं आ रहा, थीमेटिक क्या होता था, बॉडी में क्या लिखते थे, ये सब आपको क्वेश्चंस वहां राइज होंगे। तो मैं उस केस के लिए बात कर रहा हूं कि आपने हो सकता है उतना प्रैक्टिस नहीं किया, एग्जाम आ गया, वहां फंस रहे हैं आप, तो सबको भूल जाइए और जो आपको सही लग रहा है वो लिख के आइए। ठीक है, जितना आपके अंदर कंटेंट है, जितना कंटेंट आपने पढ़ा है, जितना वो भी किया है, उसको वहां पे लिखिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर दें शुरू से ही, कि आप नहीं इसी फॉर्मेट में, कि हाँ इंट्रो को सोच समझ के लिखेंगे, कंक्लूजन सोच समझ के लिखेंगे, इन सब चीजों पे थोड़ा सा मेहनत कर दें शुरू से, तब तो गजब आपका आंसर बहुत अच्छा लगेगा, दिखने में प्रोफेशनल लगेगा बहुत ज्यादा। और नहीं मेहनत करते हैं तो एग्जाम में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में भी जो मर्जी आता है फिर लिखिए। ठीक है, वहां पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, क्योंकि अब ये यहाँ से फिर नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, तो मैं नया टॉपिक इस मोड़ पे नहीं शुरू करना चाहता हूँ। आपके पास कोई डाउट है तो आप पूछिए, फिर कल से हमारा टॉपिक चलेगा मेक इन इंडिया के आगे वाला, वही प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, स्टार्टअप्स के लिए आत्मनिर्भर भारत क्या है, उन सब चीज़ों पे कल से हम लोग जिक्र करेंगे, कल से डिस्कस करेंगे। और आज चला जाएगा आपके पास पूरा असाइनमेंट, आप उसको बनाइए, 6-7 क्वेश्चन है उसके अंदर में, हमारे पास भेजिए।